यानी स्थानीय समय को देखेंगे, यानी अक्षांश अक्षांश देशांतर रेखाओं में स्थानीय समय को देखेंगे, लोकल टाइम, यानी स्थानीय समय वह समय है जो कि सूर्य के अनुसार प्रत्येक देशांतर पर निकाला जाता है। जब सूर्य उस देशांतर पर लंबवत चमके तो उसे दोपहर का कहते हैं। स्थानीय समय पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर भिन्न होता है। यह प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर से भिन्न होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें हम समझेंगे प्रमाणिक समय या मानक समय, यानी स्टैंडर्ड जो टाइम है वो क्या है। स्थान स्थान पर समय के अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय निर्णय द्वारा प्रमाणिक समय की ओर जोर दिया गया है। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय है जो कि एक चौड़ी पेटी में उस देशांतर के दोनों ओर माना जाता है। प्रमाणिक समय मानने वाले क्षेत्र को समय क्षेत्र कहते हैं। यानी प्रमाणिक समय मानने वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, उसे हम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, समय क्षेत्र, यानी टाइम एरिया के नाम से जानते हैं। अगला है भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के समय को मानक समय माना गया, जो कि भारत में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। कुछ बड़े क्षेत्र वाले देशों जैसे रूस में 11 मानक समय है। कितना है वहां, 11 मानक समय है। अगला पॉइंट है भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, यानी भारत का जो मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, यानी 5.5 घंटे, कितना, साढ़े, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे रहता है। जब ग्रीनविच में 12 बजते, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जहां होती है वहां पर जब 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बजता है। कितना, 5:30 उस टाइम पर बजता है। चलिए आगे देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में समझेंगे। इसको भी हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलेंगे कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा क्या है, पृथ्वी पर 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी माना कि स्मॉल करके मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ समझते हुए चलेंगे हम लोग। माना कि जैसे ये हमारा गोलार्ध है, यहाँ जो बीचों बीच ये 3 रेखा होंगी हमारी, 3 रेखा हम लोग देखेंगे, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 23.5 यानी हमारी ये जो रेखा है वो कितनी है, 23.5। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो 23.5 उत्तरी अक्षांश जो कि उत्तरी गोलार्ध में उन स्थितियों को इंगित करता है जिन पर सूर्य जो है दोपहर के समय शीर्ष पर प्रतीत होता है, यानी शीर्ष का मतलब सीधा चमकता है। और वो स्थिति कब आती है, 21 जून को स्थिति आती है। कब आती है, 21 जून को स्थिति आती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है यह एक कर्क रेखा है। अब बात करते हैं मकर रेखा की, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में आती है वो होती है मकर रेखा, ये साउथ है। तो ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, वो है मकर रेखा। देखिए ये जो है बीच की रेखा को किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या विषुवत रेखा भी इसे
मानते हैं, जीरो अक्षांश भी रेखा इसे को कहा जाता है। तो इसके जब हम उत्तर में चलेंगे तो 23.5 अंश जो होगी वो कर्क रेखा होगी, दक्षिण में 23.5 अंश जो होगी उसको मकर रेखा के नाम से होगी। यानी पृथ्वी पर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में उन स्थितियों को इंगित करता है जिन पर सूर्य दोपहर के समय शीर्ष पर प्रतीत होता है। यह कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, और यह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कहां पर? 22 दिसंबर को कब लंबा होता है इस पे? तो वो मकर रेखा पर होता है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं भूमध्य विषुवत रेखा यानी इक्वेटर या जीरो अक्षांश रेखा। तो मैंने बताया जो मध्य से यानी गोलार्ध में जो बीचों बीच रेखा है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी पर यानी जैसे ये गोलार्ध है, इसके जो बीचों बीच जो रेखा उसकी बात कर रहे हैं। तो भूमध्य या विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश क्या होता है? ये जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली यह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा भी है जिसकी लंबाई क्या है? 40,069 किलोमीटर है या 25,000 मील है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कटबंध यानी जोड़। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को हम किस नाम से जानते हैं? जोन के नाम से जानते हैं या कटबंध यानी जोन या कटबंध के नाम से जानते हैं। चलिए, तो जोन देखेंगे कौन कौन सा होगा। उष्ण कटिबंध कौन सा है? उष्ण कटिबंध के बारे में समझेंगे हम। अब मैं फुल करता हूँ। चलिए, अब हम समझेंगे जोन यानी उष्ण कटिबंध क्या। उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन और ट्रॉपिक्स विषुवत रेखा से उत्तरी 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण के बीच का भाग। एक मिनट समझाते हुए चलता हूँ आपको। हाँ, अब सही। अब मैं समझाता हूँ चलूंगा आपको कि उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिक्स, माना कि ये हमारा गोलार्ध है, तो विषुवत रेखा से ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा मध्य से गुजरती है या जीरो अक्षांश रेखा, इसके 30 अंश उत्तर, अगर हम इस ओर चले 30 अंश और इस ओर भी दक्षिण साइड भी चले, ये नॉर्थ है ऊपर और इधर साउथ है। तो अगर हम ऊपर यानी विषुवत रेखा से चाहे नीचे या साउथ या नॉर्थ की ओर 30 अंश चलेंगे तो इसके जो बीच का भाग, जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो भाग होगा, जहां सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है, क्योंकि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को और कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। इस समय भाग के मौसम क्या होगा? सदैव गर्म होता है, इसलिए उस समय के भाग को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन और ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध क्या है? यानी सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से, कैसे समझते हैं? जैसे ये हमारा गोलार्ध है, इस गोलार्ध के जैसे बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, जब बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है तो 30 अंश और 45 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी, यानी 30 से 45 अंश, यानी हम उत्तर की ओर भी बढ़ते हैं 30 और 45 के बीच में, और चाहे वो दक्षिण की ओर बढ़ते हैं 30 और 45 अंश के बीच में जो भाग होता है उसको उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ महीने तक ताप अधिक और कुछ महीने पर ताप कैसा होता है? कम होता है, तो उसे हम उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं।
शीतोष्ण कटिबंध क्या है, यानी टेम्परेट जोन क्या बोलते हैं कि यह मध्य अक्षांश यानी वह 45 से 66 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच यानी उत्तर दक्षिण दोनों के मध्य से दोनों के भाग में बांटता हुआ चलता है ये जोन। तो शीतोष्ण कटिबंध का मतलब बीच का क्षेत्र है। यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। जहां सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणें कैसी पड़ती है, वहां पर तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। क्या होता है, यहाँ पर ताप हमेशा कम रहता है। अगला देखेंगे जोन यानी ध्रुवीय कटिबंध। पोलर जोन जो होता है वो 66.5 अंश से 90 अंश के मध्य जो जोन होता है यानी कटिबंध होता है उसे हम ध्रुवीय कटिबंध के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य अक्षांश से ये सारी चीजें हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों में बराबर बांटता है इसको। तो 66.5 अंश से यानी 90 अंश के बीच के भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ध्रुवीय कटिबंध के नाम से जानते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ क्या होती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब बात करते हैं ध्रुवों की। यानी ध्रुव क्या होते हैं, जो सबसे लास्ट में जो होता है जो उसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। यानी यह पृथ्वी की यह काल्पनिक धुरी जो है एक्सिस है जिस पर वह निरंतर घूमती रहती है। इस धुरी का एक किनारा उत्तरी ध्रुव और दूसरी यानी जो ऊपरी होता है इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में अगर चलते हैं साउथ में तो उसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इन ध्रुव पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है कैसी होती है, अधिक होती है। यानी दक्षिणी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण यानी शक्ति जो है मैग्नेट सबसे अधिक होता है, और इन्हें क्या हम एक चुंबकीय ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। यानी इस प्रकार से हमने जो पॉइंट है वो कंप्लीट किया। अब देखिए इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और एक कमेंट कर दें। जो भी आपको करना है कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे उत्तरी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट। तो क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। इतनी उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु अर्थात मकर वृत्त पर पहुंचता है। उत्तरी गोलार्ध के देशों में दिन 10.5 घंटे और रात 13.5 घंटे का हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। इसी से बनने जो पॉइंट मैंने अभी बताए उन्हीं से बनने वाले जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, जैसा कि मैंने बताया था, तो वो कब चमकता है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को। यानी कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो हमेशा कब चमकता है, 21 जून को। अब लोग ध्यान रखें, एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार आपके तरफ हो रहा होगा कि यहाँ पूछा जा रहा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन। ठीक है, यहीं पर एक पूछा गया था क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो जबकि मकर रेखा में, देखिए भारत जो है कर्क रेखा इसके मध्य से लगभग गुजरी हुई है भारत के। तो जो मकर रेखा क्षेत्र का जो भाग है उसे हम दक्षिणी क्षेत्र में मानते हैं, लेकिन यह जो है भूमध्य रेखा के ऊपर है यानी नॉर्थ में, इसे इसलिए भारत जो है उसका उत्तरी गोलार्ध में भारत है। इस वजह से भारत को उत्तरी गोलार्ध में रखा जा रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है तो वो 21 जून है। यानी पृथ्वी के 23.5 अंश झुके होने के कारण 21 जून को कर्क रेखा यानी उत्तरी अक्षांश एवं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः सूर्य की किरणें अधिक समय तक पृथ्वी पर अपनी किरणों का प्रसार करते हैं, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध एवं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में बोला जाए कि कब होता है तो 22 दिसंबर को वहां सबसे बड़ा दिन होता है।
अब हम देखते हैं कुछ लर्निंग पॉइंट है, स्मरणीय तथ्य है, उनको हम लोग देखते हैं। जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसे? यानी जीरो अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, कोई गोलार्ध के रूप में भी आपको एक प्रारूप के साथ बताया। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कार्कटिक व्रत रेखा कहते हैं। क्या? 66.5 अंश जो है उसे हम आर्कटिक व्रत रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर जाएं तो वहां पर अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। ध्यान रखें, जैसे ये गोलार्ध है, अगर हम उत्तर में 66.5 अंश जाएंगे इस ओर में, तो उसे हम आर्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त नाम से जानते हैं। और यही भूमध्य रेखा के जब दक्षिण में 66.5 अंश आते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। अगला आता है कि 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। जीरो अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान माध्यान्ह रेखा भी कहा जाता है। देखिए, जीरो अक्षांश वाले के कई नाम है, जैसे कि ग्रीनविच या प्रधान माध्यान्ह रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं 180 अंश देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। और जीरो अक्षांश रेखा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता कि प्रधान रेखा किसे कहा जाता, तो जीरो अक्षांश रेखा को। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता, तो 180 अंश देशांतर रेखा को कहा जाता है। विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के बीच 0 डिग्री का एक काल्पनिक वृत्त है। यानी विषुवत वृत्त का है, विषुवत वृत्त भी एक मध्य की रेखा है जो कि धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीच 0 डिग्री का एक काल्पनिक वृत्त है। कर्क वृत्त क्या है? धरातल के उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया एक काल्पनिक। देखिए, वृत्त और कर्क में रेखाओं में आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, लगभग सेम, मतलब सभी का सेम मान है, और बस नाम वृत्त के आधार पर अलग अलग कर दिए गए। मकर वृत्त क्या है? देखिए, 23.5 अंश जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक 66.5 अंश उत्तरी में रहेगा। 66.5 अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। अंटार्कटिक क्या है? यह एक दक्षिणी गोलार्ध में है जो कि विषुवत रेखा के वृत्त से 66.5 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। अब हम इससे बनने वाले प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछा जा रहा। तो अभी मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे जो लंबा दिन होगा वो सी नंबर यानी 21 जून को था, क्योंकि कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे लंबवत सूर्य चमकता है। तो उस समय 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है तथा सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जहां लंबवत चमकता है तो वहां पर बड़ा दिन होता है, और जहां तिरछी रेखा पड़ती है तो वहां पर क्या होता है? एक छोटा दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को अर्थात बसंत विषुव और शरद विषुव को समस्त भूमंडल में दिन रात बराबर होते हैं। ध्यान समझे, केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? यानी अर्थात बसंत विषुव को और शरद विषुव को
पूरे भूमंडल पर दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि दिन रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होते हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। यानी 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। यानी 22 मार्च से 30 सितंबर तक सेम है वही कि 22 मार्च से 30 सितंबर तक जो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, ऐसे ही 30 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। लर्निंग पॉइंट है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल में सदा एक ही दिशा में यानी 23.5 अंश झुका हुआ है। यानी अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश अपने अक्ष से यहाँ से इस साइड को झुका हुआ है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यानी 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 30 सितंबर तक की अवधि में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के किसी न किसी भाग में सीधी पड़ती हैं। यानी 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक एक अवधि में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के किसी न किसी भाग में सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ध्यान रखें, विषुव विषुव का मतलब विषुवत रेखा था, तो 23 सितंबर को क्या होता है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। और 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। देखिए एक ही बात है, 21 मार्च को या विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ते हैं। यानी 2 बार पड़ती है साल में, 2 बार, 21 मार्च को और 30 सितंबर को सीधी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मकर रेखा क्या है, मैंने अभी बताया। मकर रेखा गोलार्ध के 23.5 अंश साउथ में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंशांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और इसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को एक मकर संक्रांति होती है
और इन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग अब एग्जाम पॉइंट देखेंगे, यानी परीक्षा दृष्टि से देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखा जैसे कि 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा, 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव व्रत, इसे हम आर्कटिक व्रत के नाम से भी जानते हैं। 90 उत्तरी को हम उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुव रेखा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो हम 23.5 अंश दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा, 66.5 अंश जाएंगे तो ध्रुव व्रत यानी अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिका व्रत, और 90 अंश दक्षिणी में जाएंगे तो उसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटम क्या है। डेटम डेटम क्या है कि यह एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। तो डेटम जो है वो एक क्षैतिज रेखा है। क्या है? एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की एक पैमाइश की जाती है। यानी डेटम रेखा वह एक काल्पनिक रेखा है। डेटम क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की क्या होती है, अल्टीट्यूड, यानी अल्टीट्यूड गहराई अथवा ऊंचाई मापी जाती है। यानी अचानक से जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की अल्टीट्यूड गहराई, यानी अल्टीट्यूड का मतलब होता है इस प्रकार से गहराई, गहराई तथा ऊंचाई मापी जाती है। डेटम एक स्वयं द्वारा निर्धारित स्थायी वस्तु है। डेटम क्या है? एक स्वयं द्वारा निर्धारित एक स्थायी वस्तु है जो कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। डेटम द्वारा ऊंचाई पृथ्वी की सतह के सापेक्ष सापेक्ष यानी एजीएल एबव ग्राउंड लेवल, एजीएल का मतलब होता है एबव ग्राउंड लेवल, नापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कितनी है। नहीं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय अगर सीमा की बात की जाए तो वो है दक्षिणी उत्तरी अक्षांश। क्या है? 38 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी 38 अंश उत्तरी अक्षांश जो है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। आगे देखते हैं, हम लोग सीमाओं की बात करें तो देखेंगे कि 38 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है तथा अन्य प्रमुख जो सीमा है वो निम्नलिखित है। जैसे बात की जाए मैकमोहन रेखा, देखिए मैकमोहन रेखा यह जो है वो चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इंगित की गई थी। किसके द्वारा? मैकमोहन। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच की जो दीवार के रूप में उसे हम रेखा को मैकमोहन के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट आता है मैगी नॉट रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो मैगी नॉट रेखा जो है वो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच है। क्या है? मैगी नॉट रेखा फ्रांस तथा जर्मनी के बीच है। डूरंड लाइन जो है भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा 1896 में स्थापित की गई थी। हिडेनबर्ग रेखा जो है वो क्या है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। कौन सी? हिडेन रेखा। ऑर्डरनीस रेखा क्या है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सर कायरल रेडक्लिफ द्वारा तय की गई थी। यानी रेडक्लिफ जो रेखा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सर कायरल द्वारा रेडक्लिफ द्वारा तय की गई थी। 17वीं समानांतर रेखा क्या है? तो 17वीं जो समांतर रेखा है
वो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान तथा भारत के बीच भारत द्वारा मान्य नहीं है। यानी 24वीं जो समानांतर रेखा है वो पाकिस्तान तथा भारत के बीच द्वारा मान्य नहीं है। 19वीं समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका तथा कनाडा के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से जो रेखाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आता है नेक्स्ट, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? जैसे अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका करेक्ट है गांधीनगर, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो कहां से, गुजरात से होकर के गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 अंश पर अवस्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय दूरी जैसे निम्न: अगरतला 23.50, उत्तरी गांधीनगर 23.13, उत्तर जबलपुर 23.11 और उज्जैन 23.09 में अवस्थित है। दूरी के अनुसार उपयुक्त विकल्प कर्क रेखा में निकटतम नगर गांधीनगर है। यानी उस रेखा के, क्योंकि गुजरात से होकर गुजरती है तो इसमें गांधीनगर करेक्ट। निम्न में से कौन भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, जो भारत के उत्तर में स्थित है तो ये मणिपुर जो है कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है देशांतर रेखा। क्या है? प्रत्येक देशांतर रेखा का जो माध्यांक उस समय होता है जबकि देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अतः किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय का पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। और ऐसे समय को हम किस नाम से जानते हैं? मानक समय के नाम से जानते हैं। भारत में 82.82 अंश पूर्व देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय समय मान लिया जाता है। अगला देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT में कितने समय का अंतर है? तो जो 82.82 अंश भारत का, यहाँ 0 यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना, 5.5 यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। और भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद जिले में जो अवस्थित नैनी का जो देशांतर है वो 82.1/2 यानी 82.5 अंश ईस्ट जो मानक है वो है। अगला है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को हम किस नाम से जानते हैं जो 180 अंश मेरिडियम या उत्तर पर खिंची है? देखिए, 180 अंश की बात की जाए तो यह एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो कि मेरिडियम या उत्तर पर खिंची है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वी तल पर 180 अंश मेरिडियन या उत्तर रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका है। यानी कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 0 अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी ऐसा एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों उस महाद्वीप से होकर तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में है। यानी इसका विस्तार क्या है? सभी गोलार्धों में है। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं इस महाद्वीप में कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग यानी पश्चिमी सहारा, मार्टानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड एवं मिस्र से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है वो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से होकर गुजरती है तथा विषुवत रेखा जो है गैबोन, कांगो गणराज्य, जायरे, कीनिया एवं सोमालिया से होकर गुजरती है। यानी ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? इस प्रकार का जब क्वेश्चन बनता है तो विश्व में अफ्रीका महाद्वीप जो है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वो होते हैं भूमध्य रेखा पर। जैसा कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं आपको, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है? वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6-6 मास के यानी 6-6 माह के दिन एवं रात होते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है जिसे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। दोनों गोलार्धों में क्या होता है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। यानी जब जैसे कि बताया कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को वहां लंबवत चमकता है तो वहां बड़ा दिन, 22 दिसंबर को मकर पर लंबवत चमकता है तो वहां सबसे बड़ा दिन। लेकिन 22 दिसंबर को जो सबसे लंबवत जब जहां चमकता मकर दिन, लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो वहां सबसे छोटा दिन होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को वहां पर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। दोनों गोलार्धों में 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब हम एग्जाम पॉइंट देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनके बारे में देखते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा को 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध के, जैसा कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण 21 जून को कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर लंबा चमकता है, जिसे हम कर्क संक्रांति के नाम से भी या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबा चमकता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल एवं उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। इस स्थिति को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी अगर देशांतर कहलाती है तो पृथ्वी एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर आ जाती है और इस स्थिति को हम उपसौर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर आ जाती है। यानी माह की स्टार्टिंग में यानी कम समय में
उपसौर यानी उपसौर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें। पृथ्वी एक ट्रिक के अनुसार यानी जनवरी है, कम है यानी उपसौर है। पृथ्वी वर्ष में 4 जुलाई को यानी माह के स्टार्टिंग में कितनी दूर जा रहे हैं, 4 जुलाई को पहुंच रहे हैं, तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, तो उसे हम अपसौर यानी अपसौर कहा जाता है, यानी अधिक। समान चुंबकीय समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आइसोगोनिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 8.4 उत्तरी, 37.6 उत्तरी अक्षांशों और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से हमने वीडियो को कंप्लीट किया और आज बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। गुड नाइट।